कहीं गए हैं सभी ऑनलाइन आ जाएं, जो कहीं गए हैं। पीताम्बर बंजारे का मैसेज है, सर क्वेश्चन समझ नहीं आया, 16 राजा मतलब कौन से वाले? तो कल भावेश सर इसको क्लियर कर देंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में क्लियर है। सभी जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ। क्लास को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, तुरंत बढ़ा के ख़त्म करते हैं। आज बौद्ध या जैन दोनों में से कोई सा एक शुरू करके ख़त्म भी करना है। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार बस मैसेज कर देना कि आवाज़ आ रही है। क्लियर है? चलो, होपफुली आवाज़ आ रही है। अपन शुरू करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो तीसरी से छठवीं शताब्दी के बीच में, या 7वीं शताब्दी भी हम ले लेते हैं, जो दक्षिण की तरफ राज्य किए थे उनमें सातवाहन क्या थे? सर्वश्रेष्ठ थे। मतलब उनमें सभी में सातवाहन क्या थे? कुशल थे और श्रेष्ठ थे। ठीक है। सातवाहनों के जो पूर्वज थे ना, ये कहा जाता है कि ये वाकाटक जो थे, हम सातवाहन में आ गए हैं, सातवाहन बोल रहा हूँ। दक्षिण में जितने भी लोग शासन किए हैं तो उसमें वाकाटक जो थे वो क्या थे? श्रेष्ठ थे। और वाकाटकों के पूर्वज क्या थे? ऐसा कहा जाता है कि वाकाटकों के पूर्वज जो थे सातवाहनों के क्या थे? अधीन थे। क्लियर है? और ये वाकाटक जो थे अपने आप को हरिपुत्र कहते थे। ठीक है, अपने आप को हरिपुत्र कहते थे। यहाँ तक एकदम छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी आप छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़े हो जिसमें आप वाकाटक वंश पढ़े होगे। ठीक है, महेंद्र सेन के बाद आप पढ़े होगे रुद्रसेन, पृथ्वी सेन, नरेंद्र सेन। ये लाइन से जो है वाकाटक वंश के राजा हैं। तो जो चीज़ आप छत्तीसगढ़ में एग्जैक्टली पढ़े हो वही चीज़ यहाँ पे भी इंडिया वाले भी वाकाटक में आप उतनी ही चीज़ लिखेंगे। ठीक है। गुड इवनिंग, आवाज़ आ रही है? थैंक यू यशस्वी एंड राजू साहू, आप लोग मैसेज किया। चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बार फिर से सुन लो। चलो, तीसरी से छठवीं शताब्दी के बीच दक्षिण में राज्य करने वाले शासकों में वाकाटक जो थे वो श्रेष्ठ थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके पूर्वज जो थे सातवाहनों के अधीन शासक थे। ठीक है, सातवाहनों के अधीन शासक थे। और ये जो वाकाटक हैं वे स्वयं को क्या कहते थे? हरिपुत्र कहते थे। क्लियर है सीधा यहाँ तक? चलो, इस इंट्रोडक्शन को आप अपने हिसाब से लिख लेना। आगे मैं अब लाइन से राजाओं के नाम बताते जा रहा हूँ। सब में एक एक दो दो लाइन है, लाइन से लिखते हुए चलना, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में एज इट इज लिख चुके हैं। क्लियर है? चलो, सबसे पहले आप लिखना विंध्य शक्ति। सबसे पहले शासक का नाम आप लिखो विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति। ठीक है। विंध्य शक्ति जो था वो क्या था? वाकाटक वंश का संस्थापक था, ऐसा माना जाता है। इसके आगे लिख लेना संस्थापक। ठीक है। तो विंध्य शक्ति जो था वो क्या किया? सातवाहनों की जो शाखा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी, या सातवाहनों का काल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तो शासन का जो बागडोर था वो धीरे धीरे क्या था? फैलता जा रहा था और उसमें कमजोरी या लचीलापन आ रहा था। तो उस चीज का फायदा उठाकर विंध्य शक्ति ने स्वतंत्र वाकाटक वंश की क्या रखी? नींव रखी। विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की नींव रखी। ठीक है, विंध्य शक्ति के बारे में बस इतना ही वर्ड आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है। चलो, अब दूसरा नाम लिख लो, प्रवरसेन प्रथम। दूसरा नाम लिखो आप, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम क्या था? ये महत्वपूर्ण राजा था और ये क्या था? बहुत ही कुशल राजा था। इसलिए क्या कहा जाता है कि वास्तविक संस्थापक जो वाकाटक वंश का था, मतलब साम्राज्य को जो बढ़ाया और साम्राज्य को एक साम्राज्य का दर्जा दिलवाया, या उसमें एक पूरे एक साम्राज्य में जैसी व्यवस्थाएं रहती है जो व्यवस्थित रूप से चलाया, ये था प्रवरसेन प्रथम। इसलिए यह भी कहा जाता है कि विंध्य शक्ति ने वाकाटक वंश की नींव रखी, लेकिन वास्तविक संस्थापक के रूप में हम किसको देखते हैं? प्रवरसेन प्रथम को। क्लियर है? इसको लिख लो।
इसे महत्वपूर्ण कार्यों के कारण, प्रवरसेन प्रथम, इसे महत्वपूर्ण कार्यों के कारण, इसे महत्वपूर्ण कार्यों के कारण वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बस इतना ही लिखो। अभी अगला पॉइंट मैं बता रहा हूं क्या लिखना। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। इसके महत्वपूर्ण कार्यों के कारण इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है? वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। चलो इसी में लिखना, इसी में लिखना, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला, सम्राट, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला, लिखते चलो जो लिख रहे हो, सम्राट की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र वाकाटक शासक था। ये वाकाटक शासक था, ठीक है, ठीक है। इसने क्या किया था? सम्राट की उपाधि धारण किया था, ठीक है। और ये ऐसा शासक था जिसने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। और ये कहा जाता है कि इसने राज्य का विस्तार नर्मदा नदी तक किया, ठीक है। इसने अपने राज्य का विस्तार नर्मदा नदी तक किया। इसने नर्मदा तक अपने राज्य का क्या किया? विस्तार किया। नर्मदा तक राज्य का विस्तार किया। क्लियर है? चलो ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, तुरंत आ जाओ अगले शासक पे। अगले शासक का नाम लिखो रुद्रसेन। तीसरे का नाम लिखो रुद्रसेन प्रथम, लिख लो। रुद्रसेन प्रथम लिख लो, ठीक है। अब क्या हुआ? रुद्रसेन के बारे में एक ये जानकारी लिखो। हमें इलाहाबाद से समुद्रगुप्त के विजय यात्रा जब हुआ था तो इलाहाबाद का एक अभिलेख मिलता है जिसको हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, ठीक है। इलाहाबाद यानी कि वर्तमान प्रयागराज, यहां से एक अभिलेख था जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। तो उस प्रयाग प्रशस्ति में एक ये वर्णन मिला है कि एक राजा था, ठीक है, एक राजा था और उसने 8 राजाओं के साथ क्या किया था? अनुबंध किया था। और ये 8 राजा पूरे एक साथ मिलके क्या किए थे? समुद्रगुप्त को हराने का प्रयास किए थे, किंतु वो समुद्रगुप्त को नहीं हरा पाए। और ये 8 का जो दल था ये क्या हो गया था? पराजित हो गया था। और ये माना जाता है कि यही जो रुद्रसेन प्रथम है, यही जो था उन 8 राजाओं में था जिन्होंने 8 राजाओं को क्या किया था? संगठित किया था और समुद्रगुप्त के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, किंतु स्वयं हार गया। और फिर क्या हुआ? इसी के वजह से जो मध्य के क्षेत्र थे, ये क्षेत्र वापस क्या हो गया? समुद्रगुप्त ने अपने में मिला लिया टाइप का। क्लियर है? इसलिए मध्य वाले क्षेत्रों से क्या हुआ? इन वाकाटकों को क्या करना पड़ा? हाथ धोना पड़ा। क्लियर है? इसकी स्टोरी बस ये याद रखना, संभवतः ये वही रुद्रसेन है जिसने 8 अन्य राजाओं के साथ एक समूह बनाया और समुद्रगुप्त को पराजित करने का प्रयास किया, किंतु ये 8 राजाओं का समूह क्या हुआ? स्वयं पराजित हो गया, ठीक है। और इसी वजह से वाकाटकों के हाथ से क्या हो गया? मध्य वाला कुछ क्षेत्र था वो निकल गया। क्लियर है? ठीक है, मध्य वाला जो क्षेत्र था वो भी निकल गया इनके हाथों से। तो ये क्या है? वही रुद्रसेन प्रथम है। क्लियर है? इसके बारे में और नहीं लिखाऊंगा। 5-10 मिनट बस। चलो ठीक है। ठीक है, इसको अपने शब्दों में लिख लो जल्दी से। इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित 8 राजाओं के समूह जो पराजित हुए थे, संभवतः ये वही रुद्रसेन है जिस वजह से वाकाटकों को मध्य प्रांत या मध्य के जो क्षेत्र थे उसको क्या करना पड़ा? हाथ को गंवाना पड़ा, उसको क्षेत्रों को हाथ से चले गए। क्लियर हो गया? उसके बाद तुरंत अगला नाम लिख लो, पृथ्वीसेन प्रथम। चौथा लिखो पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम,
पृथ्वीसेन प्रथम, चौथा राजा लिख लो पृथ्वीसेन प्रथम। इसमें आप नंबरिंग नहीं भी करोगे ना तो चलेगा, बस आप लाइन से धीरे 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 चलते जाना, ठीक है। रुद्रसेन के बाद आप लिखो पृथ्वीसेन प्रथम। ठीक है, इसने क्या किया, महाराष्ट्र के पास कोई क्षेत्र था कुंतल क्षेत्र, कुंतल क्षेत्र महाराष्ट्र के आसपास था, और इसने क्या किया, वहां पे क्या किया, विजय प्राप्त किया। मैं इसी को बोर्ड में लिख रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, साथ में लिखते हुए चलना, क्योंकि एक एक लाइन लिख के अपन नए राजा बताते जाएंगे। तो इसने कुंतल प्रदेश को विजित किया, कुंतल प्रदेश को विजित किया, विजित किया मतलब जीत लिया, और इसलिए इसने कौन सी उपाधि धारण की, इसे कुंतलेंद्र, कुंतलेंद्र भी कहा गया। क्लियर है, इसलिए इसे कुंतलेंद्र भी कहा गया। कुंतलेंद्र, कुंतल प्रदेश को जीतने की वजह से इसे कुंतलेंद्र कहा गया। क्लियर है, कुंतल प्रदेश को जीतने की वजह से इसे कुंतलेंद्र कहा गया। तुरंत लिख लो रुद्रसेन द्वितीय, रुद्रसेन द्वितीय। इस रुद्रसेन द्वितीय को ही क्या बोलते हैं, इस रुद्रसेन द्वितीय को ही क्या कहते हैं, प्रभावती गुप्त। क्लियर है, इस रुद्रसेन द्वितीय को ही प्रभावती गुप्त भी कहा जाता है। ये मत सोचना सर एक एक लाइन लिख के जाते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, इसको एज इट इज आप बस याद रखना। जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको एज इट इज लिखते हुए चल रहे हैं कि आपके जहन में रहे कि कुछ आए तो आप बना लो। क्लियर है, चलो उसके बाद लिखो प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय। इसने क्या किया, प्रवरपुर नामक नगर की स्थापना की, प्रवरपुर नगर बसाया, इसने प्रवरपुर नगर बसाया। बस इसका यही एक उपलब्धि अभी लिखो। हालांकि ये प्रवरसेन द्वितीय है, जो ये प्रवरसेन आएगा ये एक बहुत अच्छा क्या था, लेखक भी था। इसने मतलब सेतु बंध की रचना की है। इसको अपन महत्वपूर्ण पॉइंट में लिखेंगे। अभी अपन शासकों को एक एक लाइन में लिखते हुए जा रहे हैं, इसलिए यहां पे बस इतना ही लिखो। क्लियर है, चलो अब लिख लो पृथ्वीसेन द्वितीय, बीच के पृथ्वीसेन द्वितीय। इसको क्या कहा गया, वंश के खोए हुए भाग्य का विधाता कहा गया। वंश के खोए हुए भाग्य का, वंश के खोए हुए भाग्य का, खोए भाग्य का विधाता कहा गया। मतलब ये क्या था, एक अच्छा शासक था। ठीक है, ठीक है। और आप छत्तीसगढ़ जब पढ़े होगे तो छत्तीसगढ़ में आप देखे होगे कि पृथ्वी देव क्या हुआ था, नल वंश पे भी क्या किया था, आक्रमण किया था, और उसने किसको हराया था, अर्थपति भट्टारक। ठीक है, कौन सा ताम्रपत्र याद आ रहा है, लाइन से आप ताम्रपत्र पढ़े हो ना नलवंश में, रिद्धिपुर ताम्रपत्र पढ़े थे, फिर केसरी बेड़ा ताम्रपत्र पढ़े हो, पोड़ागढ़ ताम्रपत्र पढ़े हो। तो वो जो छत्तीसगढ़ वाला जो नलवंश था ना, उसको इस पृथ्वीदेव ने क्या किया, वहां पे आक्रमण किया और उनकी राजधानी को तहस नहस भी कर दिया। और क्या किया, वहां पे इसने जीत दर्ज की। क्लियर है, तो ये वही वाला क्या है, पृथ्वीसेन द्वितीय। चलो हो गया, तुरंत लिख लो हरिसेन, हरिसेन, हरिसेन। नहीं ठीक है मैम, हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या था, ये भी एक अच्छा शासक था, लेकिन इसके शासक बनने के समय तक, इसके शासक बनने के समय तक क्या हुआ था, वाकाटकों ने अपना क्या क्या था, पूरा साम्राज्य मोस्टली खो दिया था। मतलब इसके यहाँ आए तक फिर कुछ बचा ही नहीं था राज्य में। जबकि ये अच्छा शासक था, लेकिन इसके आए तक वाकाटकों के पास कुछ ज़्यादा चीज़ें बची नहीं थी। ठीक है, चलो बस इतना ही लिखो। उसके बाद सीधा लिख लो
चलो यहाँ पे सीधा हम आ जाते हैं धर्म और कला। इसको थोड़े से में लिखेंगे, उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट। तो धर्म एंड कला में आप याद रखना, ये जो वाकाटक थे वो हिंद और क्या थे, नॉर्मल अपने हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले थे। हिंद धर्म और ब्राह्मण धर्म को क्या था, इन्होंने क्या किया था, फॉलो किया था और उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया था। लेकिन इसके अतिरिक्त ये क्या थे, उदार थे, मतलब अन्य धर्मों का भी क्या करते थे, अन्य धर्मों का भी आदर करते थे। इनके काल में चित्रकला और ये सारी चीज़ों का भी क्या हुआ, विकास हुआ। अजंता की जो गुफाएं हैं वहाँ पे चित्रकला की 16 नंबर 17 नंबर ये जो लाइन से गुफाएं हैं, यहाँ पे क्या किया गया, चित्रकला वहाँ पे इसी समय में की गई, वाकाटकों के समय में। क्लियर है। और उसने स्वयं यानी कि प्रवरराज जो था उसने स्वयं सेतुबंध की रचना की। क्लियर है। और इन्हीं के टाइम में क्या हुआ था, कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। ठीक है, कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। क्लियर है। मेघदूत नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना भी कालिदास ने इसी समय की थी। तो जो चीज कर रहे हो स्क्रीनशॉट एक बार कर लो। ये कला और जो धर्म से संबंधित चीजें हैं उसको मैं बोर्ड में फिर से बोल के लिखाऊंगा। उस समय जो सुन के लिख रहे हैं वो लिखते जाएंगे और जो देख के लिख रहे हैं वो लिखते जाएंगे। स्क्रीनशॉट कर लो और मिटा रहा हूं इसको। चलो अब मैं मिटा रहा हूं। कला संस्कृति में और डिटेल में लिखेंगे, कला संस्कृति में और डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, इसमें लिख लो धर्म एवं कला। लाइन से पॉइंट डाल डाल के लिखते जाओ। पहला लिखो वाकाटक नरेशों को, वाकाटक नरेशों को हिंद अथवा ब्राह्मण धर्म का बताया जाता है। ब्राह्मण धर्म का बताया जाता है। क्लियर है, लिख लिए इसको। चलो, और ये वाकाटक जो थे इन्होंने वैदिक यज्ञों को क्या किया, प्रोत्साहन दिया। लिखते जाओ, वाकाटकों ने वैदिक यज्ञों को प्रोत्साहन दिया, वैदिक यज्ञों को प्रोत्साहन दिया और स्वयं अश्वमेध यज्ञ और जितने भी यज्ञ थे वो स्वयं भी कराना शुरू किए और उसको प्रोत्साहन दिए। ठीक है, तो वाकाटकों ने वैदिक यज्ञों को क्या किया, फिर से प्रोत्साहन दिया। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो। वे कट्टर ब्राह्मण थे, वे कट्टर ब्राह्मण थे, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी क्या थे, उदार थे। अन्य धर्मों के प्रति उदार थे, मतलब उनका भी सम्मान करते थे। अन्य धर्मों के प्रति भी क्या थे, उदार थे, मतलब उनका भी क्या करते थे, सम्मान करते थे। ऐसा नहीं था कि केवल ब्राह्मणों को संरक्षण था या उनकी ही बात सुनी जाती थी, वो अन्य धर्मों को लेके भी क्या थे, उदार थे। क्लियर है। चलो तुरंत अगला पॉइंट लिखो। इनके समय में, इनके समय में मूर्तिकला, मूर्तिकला व चित्रकला का विकास, मूर्तिकला व चित्रकला का भी विकास हुआ, मूर्तिकला व चित्रकला का भी विकास हुआ। क्लियर है।
अब इसमें ये वाला पॉइंट को बहुत अच्छे से लिखना, ये वाले पॉइंट को एकदम फिर से बता रहा हूं, बोर्ड में भी लिख रहा हूं, है ना, बोल के लिख रहा हूं, उसको लिखते जाना। अजंता की गुफा संख्या, अजंता की गुफा संख्या, गुफा संख्या 16,17, मतलब गुफा संख्या 16, 17, ठीक है, हो गया। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 तथा चैत्य गुफा 19 वाकाटकों के समय की ही है। ठीक है, गुफा संख्या 19 वाकाटकों के काल की है या वाकाटकों के समय की है। प्रवरसेन द्वितीय जो था, महान लेखक था, उसने किसकी रचना की? सेतुबंध की रचना की, सेतुबंध की रचना की, सेतुबंध की रचना की। उसने सेतुबंध की रचना की, हो गया। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखो, कवि कालिदास ने वाकाटकों के संरक्षण में ही, वाकाटकों के संरक्षण में ही मेघदूत की रचना की, मेघदूत की रचना की। क्लियर है? मेघदूत नामक ग्रंथ है, उसकी रचना की किसमें? कालिदास ने वाकाटकों के संरक्षण में। ठीक है, ठीक है, अभी इतना ही लिखो। अब पूरे मौर्योत्तर काल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको मैं लाइन से एक एक लाइन में बोलते जाऊंगा और उसको लिखाते जाऊंगा, आप लिखते जाना। ठीक है, अभी जो स्क्रीनशॉट कर रहे हो इसको जल्दी से कर लो।
ठीक है, अभी देखो आ रही है कि नहीं यशस्वी, एक बार थोड़ा सा कंफर्म करना कि अभी आवाज आ रही है या नहीं। अच्छा, क्लास चल रही है और वॉइस नहीं आ रही थी, किसी ने मैसेज नहीं किया, अचानक से अभी यशस्वी का मैसेज आया है। थोड़ा सा क्लास में एक्टिव रहो, वरना फिर ये लगेगा कि क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा, है ना, क्योंकि अपन बोर्ड में भी लिखा रहे हैं। यशस्वी एक बार आवाज क्लियर करो, आ रही है? ठीक है, एक बार मैं फिर से इन चीज़ों को जो लिखाया हूँ बोर्ड में लाइन से फिर से बता दे रहा हूँ। जो बोर्ड में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अभी लिखवाया है उसको लाइन से फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या था, हम पूरे मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्य काल खत्म, मौर्योत्तर काल जो है, मौर्योत्तर काल के पूरे महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, मतलब जो हम जो चीज़ पढ़े हैं लिखे हैं उससे परे जो कुछ कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं, ये वही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। क्लियर है? ठीक है, उनको मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देखते चलना। आवाज नहीं आ रहा, आशीष कोसले। हाँ हाँ, अभी आ रहा है क्या आवाज? एक बार फिर से आशीष क्लियर करना। यशस्वी का मैसेज आ गया है कि आवाज आ रहा है, एक बार फिर क्लियर करना आशीष, आवाज आ रही है कि नहीं? आशीष एक बार क्लियर करना, आवाज आ रही है आपको या नहीं आ रही है? ठीक है, आशीष एक बार क्लियर करना, आवाज आ रही है या नहीं? रुको मैं एक बार देख लेता हूं। मतलब जो हम जो चीज पढ़े हैं लिखे हैं उससे परे जो कुछ कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं, ये वही महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, अभी मेरे में आवाज आ रहा है, अभी मैं आवाज चेक किया हूं तो यहां पे फिर से आवाज आ रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लेना, है ना। चलो चलो, स्मरणीय तथ्य में देख लो, सातवाहन काल जो शासन थे, सातवाहन काल के जो शासक थे, उनका भी व्यापार क्या था, बाहर में भी था, पूरे नॉर्मल आसपास में इनका व्यापार क्या था, आयात निर्यात होता था। तो उस समय भड़ौच जो था सातवाहन कालीन क्या था, महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्लियर हो गया पहला पॉइंट, स्मरणीय तथ्य में लिख लो। अगर किसी को आवाज नहीं जा रही है तो फिर से एक बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलो, भड़ौच सातवाहन कालीन प्रसिद्ध बंदरगाह था। उसके बाद हमने क्या देखा जो सातवाहन काल थे उनमें एक वर्ड आया था शतकर्णी। शतकर्णी, तो प्रथम बार गौतमी पुत्र शतकर्णी ने क्या किया था, शतकर्णी प्रथम ने पहली बार क्या किया था, शतकर्णी वर्ड की उपाधि स्वयं के लिए क्या किया था, लागू किया था। ठीक है, पहला शासक था जिसने शतकर्णी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद लिखो, ये जो भूमि दान की परंपरा शुरू हुई थी, भूमि दान मतलब आपने कुछ अच्छा काम किया या आपको हम दान स्वरूप ये जमीन दे रहे हैं, ये सातवाहन काल शासकों से शुरू हुआ है। क्लियर है? तो ये सातवाहन शासक थे, उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा क्या की थी, शुरू की थी। क्लियर है? सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रक्रिया क्या की थी, शुरू की थी। उसके बाद ये जो सोने के सिक्के ऐसे हमारे यहाँ धीरे धीरे चलने शुरू हुए, ये हमने क्या किनसे सीखा था, हमने इन यूनानियों से सोनों के सिक्के चलाने की प्रथा को क्या किया था, सीखा था। उसके अलावा यूनानियों से हमने एक और महत्वपूर्ण चीज सीखी थी कि सप्ताह में जो 7 दिनों का विभाजन होता है, जो हम कैलेंडर, भारतीय कैलेंडर देखते हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 7 दिन चलते हैं, मंडे से लेके संडे तक के। तो इन 7 दिन का विभाजन भी हमने किनसे सीखा था, इन यूनानियों से सीखा था। क्लियर है? ठीक है, चलो। और सातवाहन काल में भूमि अनुदान, मतलब जो भूमि का दान दिया गया था, उसका सबसे प्रथम जो साक्ष्य हमें मिलता है वो हमें मिलता है नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। क्लियर है? सातवाहन काल में हमें भूमि दान का प्रथम प्रमाण जो मिलता है नागनिका के नानाघाट अभिलेख से। क्लियर है? चलो आगे का पॉइंट देख लो। कुषाण, ये चीज हम कल पढ़े थे, उस चीज को जहन में रखना। कुषाणों के काल में क्या हुआ था, कुषाण जो आए थे, कुषाण कौन थे, पहली चीज हमको पता है, ये चीन से आए थे, यूची जनजाति के। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, भारतीय और पाश्चात्य दोनों संस्कृति का क्या किया, मिश्रण।
हाँ चलो, मैसेज आ गया, आवाज आ रही है। इन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दोनों संस्कृति का क्या किया था, इन्होंने संग्रहण किया था, या उन दोनों को ही क्या किया था, अपने शासनकाल में लागू किया था। ठीक है, तो उस समय क्या किया था इन्होंने, एक राजा था, उसके नीचे ये धीरे धीरे अपने अलग अलग छत्रपों में बांट दिए थे अपने विभाग को, कि आपको ये देखना, आपको ये देखना, आपको वो देखना। तो कहीं ना कहीं कुषाणों ने द्वैध शासन की क्या की थी, शुरुआत की थी। अब क्या हुआ, उन्होंने, राजाओं ने अपने कई से सामंत भी क्या किए थे, निर्धारित कर दिए थे कि यहाँ के सामंत ये हैं, वहाँ के वो। तो सामंतीकरण की प्रक्रिया भी कहाँ से शुरू हुई थी, याद रखना, कुषाणों के काल से ही शुरू हुई थी। ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए कुषाणों से संबंधित। चलो, हमारे ये जो गोल मिर्च थी, काली मिर्च, गोल मिर्च जो थी, पश्चिमी लोगों को इतनी पसंद आई, जो हम मसाले निर्यात करते थे यहाँ से। आपने देखा होगा रेशम मार्ग वाला हम कल पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था, हम सोने को आयात करवाते थे, हम और चीज़ों को आयात करते थे, लेकिन उसके बदले में हम बहुत सारी चीज़ें निर्यात भी करते थे। चंदन, औषधि, मसाले, ये सारी चीज़ें हम क्या करते थे, निर्यात करते थे। तो उस समय जो गोल मिर्च थी, ये पश्चिमी लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आई, इतनी ज़्यादा पसंद आई कि इस गोल मिर्च का नाम पड़ गया था यवन प्रिया, यवन प्रिय। ठीक है, यवन प्रिय या यवन प्रिया, इसका नाम पड़ गया था। चलो, और फिर उसके बाद फिर से देख लो एक और चीज, बुद्ध की सबसे भारतीय शैली में, मतलब भारतीय शैली में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति जो है मथुरा से प्राप्त हुई है। भारतीय शैली में बुद्ध की सबसे प्राचीनतम मूर्ति मथुरा से प्राप्त हुई है। और सातवाहन काल की एक और बात को याद रखना कि सातवाहन काल में 2 महिला शासिकाओं का भी नाम हमें मिलता है कि इनका भी शासन में क्या था, योगदान रहा होगा। तो ये 2 महिलाएं थी, पहला था गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री, और दूसरा नाम आता है नागनिका। नागनिका वही जिनका नानाघाट अभिलेख मिला है भूमिदान के अनुदान वाला। क्लियर है? तो यहां पे हम मौर्योत्तर काल को क्या कर रहे हैं, आज खत्म कर रहे हैं। जैन और बौद्ध ये 2 धर्म हैं, इनको हम इसी प्राचीन में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, गुप्त शुरू करेंगे। तो जो भी स्क्रीनशॉट कर रहे हो कर लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, जैन धर्म शुरू करेंगे। नहीं दिख रहा है ना, ब्लू कलर दिख रहा है। चलो, हो गया ना। चलो, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। अब धीरे से फिर से किस में आ जाएंगे, हम धार्मिक चीजें पढ़ेंगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, ये धर्म क्या है, हमारे भारत के ही धर्म है। इनको बहुत अच्छे से याद रखना, हर एग्जाम में क्या है, ये दोनों ही आता है। जैन और बौद्ध धर्म के क्वेश्चन आपको 100% दिखेंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, व्यापम हो, पीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो। बैंक में तो सॉरी जीएस नहीं आता, बट बाकी जितने भी हैं आपको मैक्सिमम मिलेंगे, है ना। बैंक में भी जीएस मेंस वगैरह में रहता है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, आवाज आ रही है। चलो ठीक है, जैन धर्म का इंट्रोडक्शन बता रहा हूं, अच्छे से आराम से सुन लो, लिखने वाला काम कल कर लेंगे फिर, है ना। अगर कोई सुन के लिखता है तो आज मत लिखो, आज सिर्फ सुन लो कहानी टाइप का। ठीक है, चलो। जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभ थे। क्लियर है, एकदम नॉर्मल आराम से कहानी टाइप सुनना। सबसे पहले आप लिख लो जैन धर्म, आप हेडिंग डालोगे तो डाल लो। इसके संस्थापक कौन थे,
ऋषभ थे, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं। ये चीज ध्यान में रखना आप, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ थे। इन्हें हम क्या कहते हैं, आदिनाथ भी कहते हैं। क्लियर है। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हुए पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हुए पार्श्वनाथ। क्लियर है। उसके बाद 24वें तीर्थकार कौन हुए, महावीर। ठीक है, श्री महावीर। उसके बाद क्या हुआ, किसी को पता है? उसके बाद क्या हुआ, जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकार थे वो कौन थे, महावीर स्वामी। उसके बाद क्या हुआ, तीर्थकारों के आने का सिलसिला क्या हुआ, रुक गया। ये कैसे होगा, ये चीज हम दर्शन में आराम से डिटेल से पढ़ेंगे। दर्शन एक ऑलरेडी अलग सा सब्जेक्ट है। क्लियर है। चलो, अभी जो चीज ध्यान में रखना है आपको, ये याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे। आपको याद रखना है कि ऋषभ, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आदिनाथ बोलते हैं। दूसरा क्या था, 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी। ठीक है, और ये अंतिम तीर्थकार थे। चलो, ठीक है। चलो, इनका जन्म जो था ना 540 के करीब वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 540 के करीब वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ये वही वाली स्टोरी है जो हम स्कूल टाइम में पढ़े हैं। ठीक है, हम जीवन परिचय पढ़ते थे ना, ये वही वाला जीवन परिचय है। क्लियर है, ये वही वाला जीवन परिचय है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था तथा माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम क्या था, त्रिशला था। और यह कहा जाता है कि उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, अणोज्या था। ठीक है, अणोज्या था। लेकिन पुत्री के नाम को लेके अभी भी क्या है, कुछ लोगों का मानना है कि इनकी पुत्री का नाम क्या था, अणोज्या था, तथा कुछ लोगों का क्या मानना है कि उनकी जो पुत्री थी उसका नाम अणोज्या नहीं था बल्कि उसका नाम प्रियदर्शना था। क्लियर है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी पुत्री का नाम अणोज्या था और कुछ लोगों का मानना है उनकी पुत्री का नाम संचय था। कुछ लोगों का मानना है कि अणोज्या था, कुछ लोगों का मानना है प्रियदर्शना था। अब क्या हुआ, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, अपने गृह को त्याग दिया और 13 मास बाद क्या किया इन्होंने क्या किया, वस्त्र धारण करना भी क्या किया, त्याग दिया। और जब ये गए तो इनकी सबसे पहली मुलाकात हुई मछली, उसको नाम को एकदम आराम से सुनना है ना, मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, ये नाम आप याद रखना, ये हिस्ट्री में आगे फिर रिपीट होगा। ठीक है, ये हिस्ट्री में फिर रिपीट होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये नालंदा में गए तो वहां पे इनकी मुलाकात हुई मखली पुत्र गोसाल से। ठीक है, और ये इनका क्या हुआ, महावीर स्वामी जो थे इनका शिष्य बन गया। ये मखली गोसाल वही है जो आगे जाके क्या करेगा, महावीर स्वामी से अलग हो जाएगा और एक नए अजीवक धर्म का क्या करेगा, प्रचार करेगा और उसको वो अलग लेके जाएगा। क्लियर है। अभी तक यहाँ तक के आप जीवनी में बस याद रखो। अभी तक हमने क्या बोले, 24वें तीर्थकार थे। इनकी माता का नाम मैंने बताया कि त्रिशला था। इनके पिता का नाम हमने बताया। उसके बाद हमने बताया इनकी एक पुत्री थी, पुत्री के नाम को लेके संशय है। कुछ लोग अणोज्या मानते हैं और कुछ लोग क्या मानते हैं, प्रियदर्शना। उसके बाद क्या हुआ, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह को त्याग दिया और गृह त्याग के 13 माह बाद उन्होंने क्या किया, वस्त्र धारण करना भी बंद कर दिया। ये जब नालंदा गए तो इनकी मुलाकात मखली पुत्र गोसाल से हुई। ये मखली पुत्र गोसाल आगे फिर से आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, ये वही मखली पुत्र गोसाल था जिसने आगे चल के महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया और एक नया धर्म, आजीवक धर्म और ये सारी चीज जो है उसका फिर से क्या करेगा, ये अलग लेवल पे शुरुआत करेगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद क्या था, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिम्भ्रिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे भगवान महावीर को
फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुन लेना। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जिम्भ्रिक ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान या जैन धर्म के हिसाब से कैवल्य प्राप्त हुआ। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद 408, ठीक है, ध्यान को याद रखना, ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने मत का प्रचार करते रहे और 468 ईस्वी में इन्होंने राजगिरी के समीप पावा नामक स्थान पर अपने देह को त्याग दिया। राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर अपने देह को त्याग दिया। क्लियर है? एक बार फिर से मैं स्टोरी को रिपीट कर रहा हूं, शायद बोर लगे लेकिन तीसरी बार में आपको रटा जाएगा। क्लियर है? चलो इस चीज को इस बार एकदम आराम से सुनना। चलो सबसे पहले हमने क्या बोले, ऋषभ जो थे जैन धर्म के क्या थे, संस्थापक थे, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। उसके बाद 23वें तीर्थकार थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकार थे महावीर। तो महावीर स्वामी की जीवनी के बारे में आप पढ़ लो। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। और यही वर्ड एज इट इज क्वेश्चन में आ जाता है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था।